हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका आज के क्लास में स्वागत है। आज यह क्लास पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पार्ट 2 है ना। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन यानी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 यूनिट फर्स्ट का अध्याय 2 स्टार्ट हुआ है। कल से यह चैप्टर स्टार्ट हुआ है। आज इसका दूसरा पार्ट आप लोगों के सामने है। आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज जो है इस पार्ट में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग आज देखेंगे। साथ में ही किस तरह से प्लांट का जो युग्मक है, फीमेल गेमिट कैसे बनता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर आज डिस्कस होने वाला है। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन कर लें, अपने दोस्तों को इनविटेशन भेज दें इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर का नाम ही है स्त्रीकेशर। यह स्त्रीकेशर का फिगर है ना। यह किसका फिगर है? स्त्रीकेशर का फिगर है। देखिए स्त्रीकेशर के मेनली 3 पार्ट होते हैं। वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, वर्तिका यानी स्टाइल है ना, स्टाइल, और अंडाशय यानी ओवरी। ठीक है। अब देखिए ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों का क्या काम है। सबसे पहले देखिए स्टिग्मा जो है यह सबसे ऊपर का पार्ट है। इस पार्ट पर कुछ रोएं पाए जाते हैं और साथ ही कुछ चिपचिपे पदार्थ पाए जाते हैं, है ना। यह रोया और चिपचिपा पदार्थ परागकण को रोकने का काम करता है। यहाँ पर परागकण को पकड़ने का काम करता है, होल्ड करने का काम करता है। परागकण अगर होल्ड नहीं होगा तो परागण की क्रिया संभव नहीं है। इसलिए परागकण को यहाँ पे होल्ड किया जाता है। परागकण होल्डिंग पॉइंट ये है। इसके बाद नीचे का ये रहा, ये इसको हम कहते हैं वर्तिका यानी स्टाइल। स्टाइल देखिए यह जो है, हाँ बाबू डेली क्लास चलता है। 3 बजे से ये क्लास आपका स्टार्ट होगा। 3 से 3:15 के बीच में क्लास आपका स्टार्ट होगा बायो का, है ना। बायो का सेशन 3 से 3:15 के बीच में स्टार्ट होगा। ओके, चलिए देखिए कहाँ क्या बता रहे थे। हाँ, स्टाइल। स्टाइल जो है यह एक रेशेनुमा संरचना है, यह एक तंतुनुमा संरचना है जो कि स्टिग्मा को ओवरी से ज्वाइंट करता है। यहां से देखिए ओवरी का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसको जोड़ने का काम करता है या उसको खड़ा रखने का काम करता है। नीचे हमारा है ओवरी। इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, PRO कहते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहने का क्या मतलब हो गया? प्राथमिक जनन अंग। यह जो ओवरी है, इस ओवरी में प्राथमिक जननांग यह होता है। प्राथमिक जननांग इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसी क्षेत्र में युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मक, गेमिट। मादा युग्मक जो है यह इसी क्षेत्र में बनेगा, इसलिए हम इसको PRO यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जितना हमने बताया वही सब चीज नीचे लिखे हुए हैं। इसको एक बार पढ़ करके समझ सकते हो। देखिए वर्तिकाग्र स्टिग्मा बोलता है यह स्त्रीकेशर का ऊपरी भाग है जहां कुछ रोएं तथा चिपचिपे पदार्थ पाए जाते हैं जो परागकण को होल्ड करता है, परागकण को रोकता है। वर्तिकाग्र यह तंतुनुमा संरचना है जो वर्तिका को अंडाशय से जोड़ने का कार्य करता है। अंडाशय यह स्त्रीकेशर का प्राथमिक जननांग है। इसी अंग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। क्लियर? यहां तक कहानी समाप्त। आगे देखिए, है ना। आगे देखिए बोलता है स्त्रीकेशर के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। स्त्रीकेशर के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, है ना। स्त्रीकेशर के ऊपर क्या है? स्त्रीकेशर के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, युक्तांडपी और व्युक्तांडपी, साइन कार्पस और एपोकार्पस।
ये साइन कार्पस और एपोकार्पस क्या है, इसको अब सही तरीके से हम लोग समझते हैं, है ना। साइन कार्पस और एपोकार्पस क्या है इसको समझिए। अब देखिए, युक्तांडपी का मतलब होता है युक्त जोड़ अंडपी। जब इसका आप लोग संधि विच्छेद करोगे तो क्या निकल के जाएगा, युक्त जोड़ अंडपी, मतलब जिसका अंडप युक्त हो, युक्त मतलब जुड़ा हुआ हो, जिसका अंडप क्या हो, युक्त हो यानी जुड़ा हुआ हो। एक से अधिक स्त्रीकेशर के अंडाशय जब एक साथ जुड़े हुए रहेंगे, है ना, उसको क्या कहेंगे हम, युक्त अंडपी कहेंगे। यहां देखिए स्त्रीकेशर की संख्या कितनी है, 3 है ना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और यहां ओवरी कितना है, 1, है ना। जब एक ही ओवरी से जुड़े हुए एक से अधिक स्त्रीकेशर हमें दिखाई देंगे तो इसी को हम साइन कार्पस गायनोसियम यानी साइन युक्तांडपी अंडाशय के नाम से जानेंगे, युक्तांडपी स्त्रीकेशर के नाम से जानेंगे। युक्तांडपी अंडाशय में देखिए कौन कौन आता है, गुड़हल, सरसों, पॉपी, पॉपी को ही पेपर कहा जाता है, अफीम इत्यादि। नेक्स्ट देखिए व्युक्तांडपी। अब यहां पर भी अगर संधि विच्छेद कर लें तो युक्त की जगह पर क्या आ जाएगा, युक्त के स्थान पर हो जाएगा व्युक्त, है ना। युक्त के स्थान पर क्या हो जाएगा, व्युक्त हो जाएगा, है ना। व्युक्त मतलब होता है अलग अलग। जब एक से अधिक स्त्रीकेशर का अंडाशय भी अलग अलग रहे, है ना, स्त्रीकेशर भी अलग अलग है और अंडाशय भी अलग अलग रहेगा, तो इसी को हम कहेंगे व्युक्तांडपी। ठीक है। अब देखिए व्युक्तांडपी में क्या है, इसका एग्जांपल सूर्यमुखी, चंपा, मैग्नोलिया। यहां देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए इस तरह से एक अंडाशय ये रह गया, दूसरा अंडाशय ये आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, तीसरा अंडाशय इसके पीछे मिल रहा होगा, चौथा अंडाशय ये देखने को मिल रहा होगा, पांचवा यहां से देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहां पर जितने स्त्रीकेशर हैं, 1 2 3 4 5 स्त्रीकेशर हैं और पांचों के अलग अलग अंडाशय। देखिए 1 2 3 3 ये हो गया, 4 और 5, है ना। पांचों के अलग अलग अंडाशय आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अलग अगर एक से अधिक स्त्रीकेशर यानी स्त्रीकेशर का वैसा समूह जो अलग अलग अंडाशय के साथ पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एपोकार्पस गायनेशियम यानी व्युक्तांडपी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, मादा युग्मक निर्माण की क्रिया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इस प्रोसेस को 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर देखिए मादा युग्मक का निर्माण बोलता है 2 चरण में संपन्न होता है। पहला है हमारा गुरु बीजाणु जनन और दूसरा है हमारा गुरु युग्मक जनन, है ना। गुरु बीजाणु जनन में गुरु बीजाणु बनेंगे यानी मेगा स्पोर बनेगा और गुरु युग्मक जनन में मेगा गेमिट बनेगा। ठीक है। चलिए देखिए गुरु बीजाणु और गुरु, है ना, गुरु बीजाणु जनन क्या होता है और गुरु युग्मक जनन क्या होता है। अभी सबसे पहले हम इस फिगर को देख लेंगे और इस फिगर को देखने के बाद आगे हम लिखा हुआ जो संरचना है, लिखा हुआ जो है उस चीज को भी हम समझा देंगे। ठीक है। देखिए जो हमारा जो अंडाशय होता है, स्त्रीकेशर का जो अंडाशय है, यहां से इस तरह से हम बता सकते हैं आपको, स्त्रीकेशर का जो अंडाशय है ये हमारा बन गया आपका स्त्रीकेशर, है ना। ये हमारा बन गया स्त्रीकेशर, अंडाशय और बीजांड। ये हमारा अंडाशय, ये बीजांड। स्त्रीकेशर का जो आंतरिक कोशिका है, कहां का कोशिका, आंतरिक कोशिका, इसमें से किसी एक कोशिका को यह जिम्मेवारी दी जाती है कि वह गुरु बीजाणु का निर्माण करे। वो किस चीज का निर्माण करे, गुरु बीजाणु का निर्माण करे। किसका निर्माण करे, फिर से बोलिए, किसका निर्माण करे, गुरु बीजाणु का निर्माण करे। तो उसी को हम कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगा स्पोर मदर सेल, है ना। क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु
देखिए इसको हम कह लेंगे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बना, यह गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया करेगा। हमेशा एक बात को आप लोग को नोट करके चलना पड़ेगा कि जब भी युग्मक निर्माण की क्रिया होगी, युग्मक निर्माण यानी गेमीट की निर्माण की क्रिया जब भी होगी, तो हमेशा अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया ही होगी। अर्धसूत्री विभाजन के अलावे किसी भी दूसरे विभाजन से युग्मक निर्माण की क्रिया संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए यहां पर जो है यह गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो है यह अब करेगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या करेगा? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यह 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करता है। कितने गुरु बीजाणु का निर्माण कर लेता है? 4 गुरु बीजाणु का निर्माण कर लेता है। इस तरह से यहां पर हमको 4 गुरु बीजाणु मिलते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 2n, नीचे जब आएगा n और उसके नीचे भी क्या रहेगा? n। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहां है? अंडाशय के अंदर, जो समसूत्री विभाजन की क्रिया करे, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया करेगा। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया करेगा। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद हमको 4 ठो गुरु बीजाणु बन करके तैयार हो जाएंगे। यह जो गुरु बीजाणु बना यही कहलाता है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु निर्माण की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। आप यहां पर देख सकते हो, अब मैंने आपको बताया है कि गुरु बीजाणु का मादा युग्मक का जो निर्माण है यह 2 चरण में संपन्न हो रहा है, गुरु बीजाणु जनन और गुरु युग्मक जनन। गुरु बीजाणु जनन की जो समस्या है वो हमने आपको दूर कर ली। क्या बताया कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से यानी मेगास्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। यह जो गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ है यही क्रिया कहलाता है गुरु बीजाणु जनन। यह क्रिया क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन। यहां से लेकर के यहां तक का जो क्रिया है यह गुरु बीजाणु जनन कहला गया। अब यहां से आगे का जो प्रोसेस है वो अब गुरु युग्मक जनन कहलाएगा। अब यहां का आगे का, यहां से आगे का क्या प्रोसेस है इसको आइए समझते हैं। यहां पर आ जाइए, यहां पर देखिए, अब ये जो गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ, अब ये विकास करेगा। और विकास कहां करेगा? बीजांड के अंदर। कहां करेगा? बीजांड के अंदर यह विकास करना शुरू करेगा। और जब यह विकास करता है तो मान के चलिए ये हमारा बीजांड है, यहां पे आपको देख सकते हैं ये हम आपका बीजांड बना है, ओव्यूल बना है। इसमें 4 ठो क्या है? मेगास्पोर है। आपको एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब भी युग्मक का निर्माण होता है तो एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 नर युग्मक बनते हैं। कितने नर युग्मक बनते हैं? 4 नर युग्मक। अगर यहां पे परागकण निर्माण की क्रिया हुई होती तो हम यहीं पे स्टॉप कर दिए होते, लेकिन इस 4 में से कोई एक को ही मादा युग्मक बनना, यानी मादा युग्मक निर्माण में एक युग्मक के निर्माण के लिए एक ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। एक ही अर्धसूत्री विभाजन होता है और उससे एक युग्मक ही बनता है। लेकिन नर में एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 युग्मक का निर्माण होता है। इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि 100 परागकण निर्माण में 100 परागकण निर्माण में कितनी अर्धसूत्री विभाजन होगी? कुछ नहीं करना है, 100/4 कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 25। 1000 का दे दिया, 1000/4 कर लेंगे। लेकिन अगर परागकण यानी नर युग्मक के जगह पर लिख देगा अंड, 100 अंड के निर्माण में कितना अर्धसूत्री विभाजन होगा? तो एक अर्धसूत्री विभाजन से एक ही अंडा बनता है, यानी 100 के लिए कितना होगा? 100 होगा।
बात समझ में आ रहा होगा? चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, यह जो गुरु बीजाणु है, यह गुरु बीजाणु अब विकास करना चाह रहा है और विकास करने के लिए पोषण आवश्यक होता है। किसी भी शरीर, किसी भी कोशिका या किसी भी जीव के विकास के लिए पोषण का होना अति आवश्यक है। अगर पोषण नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, और जब विकास नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा, है ना। तो देखिए यहां पे विकास की क्रिया करता है, और विकास की क्रिया करने के बाद इसमें देखिए होता क्या है कि इस चार में से कोई एक केंद्रक या कोई एक गुरु बीजाणु तेजी से विकास करता है, और यह अपने विकास के दौरान तीन गुरु बीजाणु को अपना पोषण बना लेता है। क्या कर लेता है? अपने पोषण के रूप में प्रयोग कर लेता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया कि पहले एक गुरु बीजाणु, जो यहां पे चार गुरु बीजाणु बना है ना, चार गुरु बीजाणु जो यहां पर बना है, ठीक है, किससे? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा चार गुरु बीजाणु जो बना है, इस चार गुरु बीजाणु में से कोई एक गुरु बीजाणु क्या करता है? तीव्र विकास की क्रिया करता है, और इस तीव्र विकास की क्रिया में यह तीन गुरु बीजाणु को अपना पोषण बना लेता है। और जब यह तीन गुरु बीजाणु को अपना पोषण बनाया, तब यह जो गुरु बीजाणु है यह कहलाता है क्रियाशील गुरु बीजाणु। क्रियाशील गुरु बीजाणु, ठीक है, क्रियाशील गुरु बीजाणु। पहले मैं हंसने के लिए कपिल शर्मा का शो देखता था, अब हंसने के लिए आपका शो देख लेता हूं। बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान हमारी वजह से आती है तो हम अपना सौभाग्य मानेंगे, है ना। अगर किसी के चेहरे पे हमारी वजह से मुस्कान आती है वो, तो हम उसे अपना सौभाग्य मानेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा यह जान करके कि आप हमारे क्लास को देखने के बाद, आप हमारे सेशन को देखने के बाद हंसते हैं, सुकून मिला, है ना। हर एक कामयाब व्यक्ति के पीछे हंसने वाले बहुत सारे होते हैं। जरा सोच करके देखिए कि जब आइजैक न्यूटन अपनी मां से जाकर के पूछे होंगे कि सेब नीचे काहे आया, ऊपर काहे नहीं गया, तो उसकी मां भी उस समय हंसी होगी, उसके जानने वाले भी उस समय हंसे होंगे, उसके पड़ोसी भी हंसे होंगे, लेकिन आज उनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। बाकी आप समझदार हैं, आप खुद समझ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर क्या हो गया कि ये क्रियाशील गुरु बीजाणु बनकर के हमारा तैयार हो गया। अब क्रियाशील गुरु बीजाणु किस प्रकार से गुरु युग्मक बनाएगा, यानी अंड कोशिका बनाएगा, यह अब आगे देखने की बात है। देखिए, अब यहां से गुरु बीजाणु बनने की क्रिया, गुरु युग्मक बनने की क्रिया शुरू होती है। वहां पर उतने प्रोसेस के बाद अब ये प्रोसेस, अब देखिए कि ये हमारा बीजांड है, इस बीजांड में एक क्रियाशील गुरु बीजाणु है, बाकी तीन क्या है? छोटे छोटे गुरु बीजाणु हैं, जिनको इसने क्या कर लिया? अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया। अब जो है यहां पर ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु का है, इसका केंद्रक याद रखिएगा, क्रियाशील गुरु बीजाणु का क्या केंद्रक, यह जो केंद्रक है यह पहले दो भाग में बंटता है। ये देखिए यहां पे दो भाग में बंट गया, और ये जो दो भाग में बंटा इसको हम बोलते हैं टू न्यूक्लिएट फेज। टू न्यूक्लिएट फेज इसको कहते हैं, है ना, टू न्यूक्लिएट फेज। इसके बीच में एक रसधानी आ जाती है, और यह रसधानी ग्रो करती है, जिसके कारण कि यह केंद्रक अपने दूसरे ध्रुव पर पहुंच जाता है, एक अपर पोल पर, दूसरा लोअर पोल पर पहुंच जाता है। इसके पहुंचने के बाद फिर से यह दोनों केंद्रक
अब यहां पर कौन सा विभाजन हो रहा है ये समझने की बात है। यहां पर समसूत्री विभाजन हो रहा है बाबू। कौन विभाजन हो रहा है? समसूत्री विभाजन। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए पीछे के तरफ, यहां पर जो है क्या हुआ था? अर्धसूत्री विभाजन। गुणसूत्र की संख्या कितनी आई थी? n। और यहां पर जो क्रियाशील गुरु बीजाणु बना है इसमें भी गुणसूत्र की संख्या क्या है? n, क्योंकि विकास किया है, अपना गुणसूत्र डेवलप नहीं किया है। तो यहां पर भी गुणसूत्र की संख्या है n। कहने का अर्थ, कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि यहां पर भी क्रू बीजाणु में गुणसूत्र की संख्या क्या है? n। यानी समसूत्री विभाजन जब हो रहा है तो इन सभी में गुणसूत्र की संख्या क्या हो रही है? n आ रही है। याद रखिएगा, हो रहा है समसूत्री विभाजन, लेकिन गुणसूत्र की संख्या क्या है? अगुणित है। गुणसूत्र की संख्या क्या है? अगुणित है, यानी n है। क्लियर है? आगे देखिए, फिर से ये दोनों केंद्रक समसूत्री विभाजन की क्रिया करते हैं और 4 केंद्रक में बदल जाता है, जिसको हम बोलते हैं 4 न्यूक्लिएट फेज। यह चारों फिर से समसूत्री विभाजन करेंगे और बना लेंगे 8 न्यूक्लिएट फेज। अब यहां 8 न्यूक्लिएट फेज बनने के बाद की क्रिया मुख्य क्रिया है। अब देखिए, ये 4 में से है ना, 4 में से, यह 4 केंद्रक में से नीचे भी 4, ऊपर भी 4, 4 में से एक केंद्रक ऊपर की ओर और ऊपर का एक केंद्रक नीचे की ओर, नीचे का एक केंद्रक ऊपर की ओर, ऊपर का एक केंद्रक नीचे की ओर खिसकेगा और यह बीच में आकर के क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। बीच में क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। ऊपर के तरफ 3, अब 4 में से एगो हट गया, एगो हट गया नीचे, एगो यहां चला गया, तो ऊपर में क्या बचा? 3 गो, और नीचे में भी बचा 3 गो। इस 3 में से 2 सेल, 2 केंद्रक जो है साइनर्जिड बनाता है, एगो बनाता है एग, है ना, और बीच में जो बताए थे रसधानी है, यह बनाता है सेंट्रल सेल, और इसके बीच में दोनों ध्रुव से आई हुई केंद्रक जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और नीचे वाला तीनों केंद्रक बना लेता है एंटीपोडल्स। बात समझ में आ गई? अब यह जो संरचना है, यही संरचना विकास करके इस तरह के संरचना में आ जाता है और इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक। अब बात समझने की यहां पर यह है, यहां पर बहुत सारा सवाल क्रिएट होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि साइनर्जिड में, है ना, सिनर्जिड यहां पे है, सिनर्जिड में जो केंद्रक है उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या है? n या 2n। तो क्या बोलोगे? सिनर्जिड किससे बना है? अगुणित वाले केंद्रक से। यहां पर सब में गुणसूत्र की संख्या n है, तो यहां भी गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? n होगी, है ना। अगर आपसे पूछ जाए एग में गुणसूत्र की संख्या क्या है? n है। सेंट्रल सेल में गुणसूत्र की संख्या क्या है? तो 2n है। अब बोलोगे सर यहां पे 2n कैसे आ गया? तो देख बाबू, यहां पे सेंट्रल, है ना, सॉरी सेंट्रल सेल नहीं, पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल तो रसधानी से बना है, पोलर न्यूक्लियाई में केंद्रक की संख्या 2n है। अब पोलर न्यूक्लियाई में केंद्रक की संख्या 2n क्यों है? क्योंकि देखो बाबू, यहां पर 2 केंद्रक और दोनों में गुणसूत्र की संख्या n और n, तो n और n मिलकर के क्या बना? 2n। और जितना भी एंटीपोडल रहेगा सब में गुणसूत्र की संख्या n होगी, अर्थात गुणसूत्र की संख्या अगुणित होगी। बात समझ में आ गया? अब देखिए, इसको हम फिर से आपको एक बार समझा देते हैं, है ना। यहां पर अब लिखा हुआ जो वक्तव्य है उस वक्तव्य के ऊपर ध्यान देंगे, है ना। ये अगर जो आप लोग ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ड्रीम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम के चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ डे टू डे मिलते रहेगा। अगर किसी दिन पीडीएफ देने में देर हो तो आप लोग जो है वहां पर हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए गुरु बीजाणु जनन।
गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। चारों गुरु बीजाणु बीजांड में उपस्थित होते हैं। इसी को क्या कहेंगे हम? गुरु बीजाणु जनन कह देंगे। यह देखिए गुरु बीजाणु जनन की क्रिया जो हम यहां पे समझाए थे, यही चीज यहां पे बता दिया। 4 गुरु बीजाणु है ना, यहां पर जो है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ। यही क्रिया क्या कहला गई? गुरु बीजाणु जनन कहलाई गई। नेक्स्ट देखिए गुरु युग्मक जनन क्या बोलता है? गुरु बीजाणु जनन द्वारा, गुरु बीजाणु जनन द्वारा 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इसमें से कोई एक गुरु बीजाणु तीव्र विकास की क्रिया करता है और बाकी तीनों बीजाणु को पोषण के रूप में ग्रहण कर लेता है। यह गुरु बीजाणु क्रियाशील गुरु बीजाणु कहलाती है। हम बता चुके हैं। आगे देखिए क्या है कि क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक में समसूत्री विभाजन से विभाजित होता है और इस समसूत्री विभाजन से विभाजित होने के बाद की अवस्था जो है यह कहलाती है द्विकेंद्रक की अवस्था, यानी 2 न्यूक्लिएट फेज। दोनों केंद्रक के बीच में एक राजधानी आती है और यह राजधानी जैसे जैसे विकसित होता है केंद्रक को ध्रुव की ओर धकेलते जाता है और केंद्रक पहुंच जाता है ध्रुव पर। इसके बाद यह दोनों केंद्रक 2 बार समसूत्री विभाजन करते हैं जिससे कि 4 और 8 केंद्रक की अवस्था में बदल जाते हैं। 8 केंद्रक की अवस्था में 4 केंद्रक ऊपर और 4 केंद्रक नीचे पाया जाता है और इन चारों केंद्रक में से एक केंद्रक ऊपर की ओर और दूसरा केंद्रक नीचे की ओर खिसकता है और बीच में आकर के स्थिर हो जाता है। यही केंद्रक क्या कहलाता है? ध्रुवीय केंद्रक कहलाता है। ऊपर की स्थित तीनों केंद्रक में से 2 केंद्रक सहायक कोशिका का निर्माण करती है, एक केंद्रक अंड का निर्माण करता है, बीच में जो राजधानी वह सेंट्रल कोशिका का निर्माण करेगा तथा निचले छोर पर उपस्थित तीनों कोशिका प्रतिव्यसांत कोशिका का निर्माण कर लेगा। यही चीज हमने पहले से समझा रहा है ना, यही चीज हम पहले समझा चुके हैं। जिन बच्चे को समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन को वो सेशन को रिपीट करके देख सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से हम अपने तरफ से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पे देखिए एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है। यह क्वेश्चन पारा मेडिकल में पूछा गया था, है ना, और खास करके बहुत सारे आपके जो भी क्वेश्चन बैंक वगैरह हैं उसमें भी आपको ये मिल जाएंगे। भ्रूण कोश में 7 कोशिका तथा 8 केंद्रक पाई जाती है। दिमाग कंफ्यूज हुआ कि एक कोशिका में तो एक केंद्रक पाया जाता है, तो सर आप कोशिका बता रहे हैं 7 को, केंद्रक बता रहे हैं 8 को। आप पगला गए हैं कि आप हमको पगला रहे हैं? बोल सकते हो कि सर आप पागल हो रहे हैं कि आप हमको पागल बना रहे हैं? नहीं, न हम पागल हैं और न हम आपको पागल बना रहे हैं। थोड़ा सा देखिए इसको, है ना, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको देखिए। देखिए तो यहां पर ऊपर की तरफ कितनी कोशिका है? 3 कोशिका है ना। देखो 1, 2 और 3। केंद्रक के गो है, पहले कोशिका गिन लेते हैं। सॉरी, एक कोश यहां हो गया। अब देखिए ये वाला जो है आपका, ये वाला जो लेयर आप देख रहे हैं ये आपका सेंट्रल सेल है। तो यहां पर कोशिका के गो हो गया, चौथा कोशिका ये हो गया। 5वां कोशिका देखिए यहां सिनर्जिड, ईवी सिनर्जिड, 6ठा कोशिका और 7वां कोशिका अंडा, है ना। 7वां कोशिका अंडा, 7 को कोशिका मिल गया ना। अब केंद्रक देखिए के गो है, एक केंद्रक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। यहां देखिए बुआ 2 केंद्रक है ना। तो जब 2 केंद्रक है तो 4 और 5, और नीचे देखो इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8 मिला आपको। 8 केंद्रक 7 कोशिका मिला। 2 केंद्रक एक साथ कहां उपस्थित है? सेंट्रल सेल में। समझ में आ गया? आगे देखो, अब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। आगे अब हमारा भ्रूण कोश की संरचना।
भ्रूणकोश की संरचना। अब देखिए भ्रूणकोश की संरचना क्या है ना। अभी हम ऊपर में दिखाए कि आपको भ्रूणकोश कैसे बनता है, भ्रूणकोश हमने आपको बना दिया है। अब भ्रूणकोश की हमने संरचना देखनी है, ठीक है। देखिए पहले इसका थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। थ्योरी देखिए क्या कहता है कि जो हमारा भ्रूणकोश है वह 3 खंड में बटा हुआ है, अंड समुच्चय, सेंट्रल कोशिका और प्रतिव्यसांत कोशिका। अंड समुच्चय किधर है? बीजांड द्वार की ओर स्थित है और इसमें 3 कोशिका है जिसमें कि 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका है, ठीक। सेंट्रल कोशिका यह भ्रूणकोश के बीच में पाया जाता है जिसका निर्माण राजधानी से होता है, ठीक। इसी में द्वितीयक केंद्रक यानी ध्रुवीय केंद्रक मौजूद रहते हैं। प्रतिव्यसांत कोशिका यह भ्रूणकोश के निचले भाग में पाया जाता है। इसकी संख्या निश्चित नहीं है, अलग अलग पादप में इसकी संख्या अलग अलग होगी, है ना। अलग अलग पादप में इसकी संख्या अलग अलग होगी। सबसे ज्यादा नारियल में पाया जाता है। अब इसको फिगर के अनुसार से देख लीजिए एक बार। अब हम लोग फिगर के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। देखिए ये रहा हमारा भ्रूणकोश का फिगर। ये है हमारा भ्रूणकोश का फिगर, ठीक है। यहां पर जो फिगर आप देख रहे हो इसमें देखिए इस छोर को हम माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। माइक्रोपाइल एंड यानी माइक्रोपाइल छोर, हिंदी इसका हो जाएगा बीजांड द्वार छोर, और इसको हम बोलते हैं चैलेजल एंड। चैलेजल एंड ये इसका अपर छोर है, ये इसका लोअर छोर है। जब ये अंडाशय के अंदर होता है तो इसी प्रकार से होता है, लेकिन जब ये इसको बाहर हम निकालते हैं तो ये सीधा हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे चला आता है, ठीक है। अब देखिए कि ये आपका अपर छोर है और ये आपका लोअर छोर है, ठीक है। अब देखिए ये अपर छोर के तरफ बोल रहा है कि यह जो है 3 भाग में बटा हुआ है। पहला देखिए ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं एग एपार्टस या अंड समुच्चय। दूसरा पार्ट ये वाला हो गया आपका, ये वाला पार्ट आपका सेकेंडरी पार्ट हो गया, सेंट्रल सेल। और थर्ड पार्ट ये वाला आपका हो गया, एंटीपोडल्स। अब देखिए इसमें जो है 3 कोशिका है। कितनी कोशिका है? 3 कोशिका। 2 कोशिका ये और ये, इसको बोलते हैं सिनर्जिड, जिसको कहते हैं सहायक कोशिका, हिंदी में सहायक कोशिका। ऊपर वाला जो ये वाला आपको कोशिका दिख रहा है ये है आपका एग, यही है आपका मूल मादा युग्मक, है ना। मूल मादा युग्मक जो है आपका यही है, ठीक है। बीच में जो है यह रसधानी से निर्मित सेंट्रल कोशिका है जिसमें पोलर न्यूक्लियाई उपस्थित रहते हैं। इस पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवीय केंद्रक को द्वितीयक केंद्रक के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्रुवीय केंद्रक का कितना नाम हो गया? ध्रुवीय केंद्रक और द्वितीयक केंद्रक। अब पीछे के तरफ यानी नीचे के तरफ यहां पे एंटीपोडल्स होते हैं जिसको हम प्रतिव्यसांत कोशिका कहते हैं, है ना। प्रतिव्यसांत कोशिका, ठीक है। तो प्रतिव्यसांत कोशिका यहां पर पाया जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग चलेंगे पॉलिनेशन के तरफ। कहां पे चलेंगे? पॉलिनेशन, परागन, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि परागन क्या है। आपसे पूछा जाएगा कि परागन क्या है, तो इसका देखिए एक छोटा सा 1 लाइन में आंसर है, 1 लाइनर आंसर, 2 नंबरिया जरा बोले, है ना। परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी? परागन कहलाएगी। यहां पर फिगर में देखिए, है ना। ये देखिए आपका क्या है जी? ये है आपका स्टामेन एंथर परागकोश, है ना। यहां से लेकर यहां तक कहलाएगा स्टामेन, ये वाला पार्ट आपका एंथर है।
ये से एंथर से निकल करके अस्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर जब पॉलन ग्रेन पहुंचेगा तो यह जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? परागन कहेंगे। क्लियर? परागन दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कहता है कि जब परागकण अपने फूल पर ही रहे या अपने पौधे के किसी दूसरे फूल पर रहे, या तीसरा बात कहा जा सकता है कि जिस परागन में कोई बाहरी कारक भाग ना ले, इसको हम स्वपरागन कहते हैं। यहां पर हम कितना परिभाषा दिए? 3 परिभाषा दिए। देखिए, परागन की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई बाहरी कारक भाग नहीं लेता है। पहला परिभाषा, जब कोई पुष्प अपने ही पुष्प से परागन हो। दूसरा परागन, दूसरी परिभाषा, अपने ही पादप के किसी दूसरे फूल से परागन हो, परागकण से परागित हो। परागकण यहां लिखाएगा, परागकण यहां गलत लिखा हुआ है, परागकण से परागित हो, स्वपरागन कहलाता है। हमने 3 परिभाषा आपको दिया। जब कोई बाहरी कारक भाग न ले, या अपने ही पुष्प से परागित हो जाए, या अपने पादप के किसी दूसरे पुष्प से भी परागित हो, लेकिन कोई एक्सटर्नल फैक्टर पार्टिसिपेट ना करे। यानी दो पार्टी के बीच में, यानी अस्टिग्मा और एंथर के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगा। अगर थर्ड पार्टी नहीं आएगा तब होगा स्वपरागन। बात समझ में आ रहा है? अब स्वपरागन की घटना और स्वपरागन की क्रिया को हम अगले क्लास में देखेंगे, है ना। आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। आई होप आप लोगों को यह क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर यह तीनों करके जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।